ओके, हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो बहुत बढ़िया। हाउस योर एग्जाम फॉर द 12th? वेरी नाइस। एकदम ही नाइस ही हो गया क्या? चलो नाइस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी आर स्टार्टिंग विद द रिवीजन सेशंस और हमारा एलएलपी बाकी है, तो मैं आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर दे दूं कि किस तरीके से हम इसको कंडक्ट करने वाले हैं। द चैप्टर्स व्हिच आर बेस्ट सूट टू मी, यू ऑलरेडी नो दैट इज द कंपनीज एक्ट, सेकंड इज द आईआरएफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, थर्ड इज नेगोशिएबल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स इन एलएलपी। तो हम ऐसा करने वाले हैं शेड्यूलिंग। सबसे पहले मैं आपको आज से कंपनीज एक्ट रिवाइज करवा दूं बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स जो आने वाले हैं वो काय के ऊपर आने वाले हैं, बोले एक बार, कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट अगर आप ठीक से रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एलएलपी कैसे पढ़ना है, बिकॉज एलएलपी इज नथिंग बट अ बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के ऊपर डिपेंड है। तो अब पहले हम पूरा कंपनीज एक्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है? ओके। सेकेंड थिंग, हम कंपनीज एक्ट रिवाइज करने के बाद में एलएलपी पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट रिवाइज हो चुका है, उसके ऊपर डिपेंड एलएलपी है, तो इमीडिएटली एलएलपी फिनिश कर लेंगे। इज इट वेरी क्लियर? हार्डली एक एक घंटे के 2 या 3 लेक्चर्स हमको एलएलपी के लिए लगेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में हम जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के ऊपर पूरा का पूरा, और फिर उसके बाद में हम स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? इस हिसाब से हम पूरा रिवीजन प्लान कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर क्वेरीज सेंड करके रखे हैं, ठीक है? प्लीज डू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट इग्नोरेंट, ठीक है? पर मैंने जैसे ग्रुप के ऊपर इसके पहले भी मैसेज डाला था, प्रोबेबली बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं, इसलिए मैं वापस रिपीट कर दूं। आपके सारे क्वेरीज व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास अभी भी सेव्ड है, ठीक है? वंस आई एम डन विद द रिवीजन सेशंस, आई विल कंडक्ट अ स्पेशल सेशन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ क्वेरीज। इज इट वेरी क्लियर? और आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो जो क्वेरी सेंड किए हैं वो हर क्वेरी हम यहाँ पे सबके साथ में एंटरटेन करेंगे, क्योंकि एक ने पूछा हुआ क्वेरी है तो हो सकता है सबको आ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्वेरी अनसंग रहे। हाँ, बहुत ही फालतू है, मैं खुद ही इग्नोर कर दूंगा। इज इट वेरी क्लियर? लेकिन अच्छा क्वेरी है तो मैं चाहता हूँ उसके थ्रू सब लोग सीखे। एंड फेस टू फेस क्वेरी सॉल्व करने का रीजन अलग है। देखो, व्हाट्सएप पे सॉल्व करने में मैं ऑडियो दूंगा, कुछ तो भी बोलूंगा, भलता तुम कुछ तो भी समझोगे, उसमें भी ब्लू टिक नो रिप्लाई वाले गेम चलते रहते हैं। बोलो हाँ है ना? सो आई डोंट वांट एनी क्वेरी टू बी स्पॉइल्ड। इज इट वेरी क्लियर? तो आपने जितने भी क्वेरीज देखे हैं, अगर मैंने उस वक्त ही सॉल्व हो सकते हैं तो एक दो लोगों को प्रोबेबली रिप्लाई दिया होगा, बट मैक्सिमम लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया है। इज इट वेरी क्लियर? जस्ट फॉर द पर्पस कि एक स्पेसिफिक सेशन लेंगे, आपने उस दिन जितने क्वेरीज मुझे सेंड किए हैं दर्शन सर के नाम से व्हाट्सएप सर्च कर लेना और यहीं कहीं क्लास के अंदर पूछ लेना। इज इट वेरी क्लियर? तो आपके लाइन से सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? पक्का हाँ है ना? और उससे सबका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, हर एक क्वेरी से सबका कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा। सबका साथ सबका विकास आजकल चल रहा है ना, वो हाँ है ना? तो ये सिचुएशन में आपने उन क्वेरीज को होल्ड करके रखना है। ये मैसेज हालांकि मैंने ग्रुप के ऊपर पहले भी डाला था कि आप मुझे हाँ डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के लिए क्वेरीज सेंड करके रख सकते हो, बट हम इसको फेस टू फेस में ही एंटरटेन करेंगे। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोलो हाँ है ना? हाँ। उसके बाद में अगर आपको क्वेरीज आते हैं पूरे रिवीजन सेशन खत्म होने के बाद और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछते हो टिल योर एग्जाम, वो मैं व्हाट्सएप पे ही सॉल्व करूंगा। सबको समझ में आया? सबको हाँ है ना? एज अवर सेशंस वाज पेंडिंग, दैट्स व्हाई मैंने उसको किसी को भी सॉल्व नहीं किया है। बट ये पूरे सेशन खत्म होने के बाद इफ यू पुट अ व्हाट्सएप क्वेरी तो मैं आपको एग्जाम तक के व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई दे दूंगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले एक बार सर नो। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? कंपनीज एक्ट पूरा रिवाइज करना है हमको, एक सेशन लगे दो लगे डजेंट मैटर। हमारे पास एक एक घंटा अलोकेटेड है, एक एक घंटे में जितना होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट साथ साथ में आपके नोट्स वगैरह रेडी रखो। मैंने कंपनीज एक्ट के ऊपर आपको जितना लिख के दिया है वो रेडी रखो। अच्छा, एक और क्वेरी मुझे कंसिस्टेंटली आ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा है और मैं इसको पहले ही सबसे पहले सॉल्व कर दूं, ठीक है? क्या क्वेरी है सर? अच्छे से बोलो जरा। सर तुम्हारा एक मॉड्यूल क्वेश्चनर का दूसरा मॉड्यूल, उस एसएम सर का तीसरा मॉड्यूल, एसएम सर के नोट्स चौथा, तुमने लिखा हुआ पांचवा, एसएम सर के नोट्स छठवा, तुमने पीडीएफ भेजा सातवां, इसमें से पढ़ेगा। प्रोबेबली आपने इसके पहले ध्यान नहीं दिया, पर मैंने इसका सॉल्यूशन जब मैं पढ़ाने आया था उसके डे 1 पे ही बोला था और कम से कम 3 से 4 बार बोला था, वापस एक बार बोलता हूं। एनीवन नोज द सॉल्यूशन? क्या बोला था मैंने? मैं जो पढ़ा रहा हूं, बोलो एक बार मेरे साथ साथ। मैं नहीं, तुम बोलो नालायक लोगो। तुम नहीं, आप। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। आप जो पढ़, समझ में आ रहा है? बोलो एक बार, आप जो पढ़ा रहे हो। मतलब क्या क्या? आईआरएफ, नेगोशिएबल, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट,
कंपनीज एक्ट, एलएलपी। इसलिए आपने जो लिखवाया है हमारे रजिस्टर में उतना ही हम पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चनर। खत्म। समझ में आया पक्का? कोई मॉड्यूल हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ मेरे कंटेंट के लिए। अरे बस है, तो सिर्फ मेरे कंटेंट के लिए आपको कोई भी दूसरा मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा भी मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। ठीक है? मैंने आपको जितना लिखवा के दिया है दैट्स इट। और आपने अगर देखा होगा ओरिजिनल पढ़ाते वक्त मैंने सारा आईसीआई के मॉड्यूल से लिखवा के दिया है। ठीक है? सो अगर आप खुद कंफ्यूज रहना चाहते हो रहो, पर मैं आपको ये सॉल्यूशन ऑलरेडी दे चुका हूं। मैंने सबसे पहले ये चीज बोल के रखी है, मेरे सारे मॉड्यूल उठाओ फेंक दो। हाँ, वो देने पड़ते हैं मेरे को, जबरदस्ती है। ठीक है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं इंटर लेवल पे भी तुम मेरे पास आओगे मैं यही बोलने वाला हूँ, सारे मॉड्यूल उठाओ फेंक दो। मैं क्लास के अंदर जो लिखवा के दूंगा, जो पढ़ाऊंगा, जो फॉर्म्यूला दूंगा, अगर आपको याद होगा तो डे 1 पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था। कंसेप्ट, फॉर्म्यूला मतलब आंसर राइटिंग पॉइंट, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। इज इट वेरी क्लियर? अब इसमें से कंसेप्ट मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया, फॉर्म्यूला मैंने आपको लिखवा के दिया है। एवरीबॉडी, मैंने पूरा कंपनीज एक्ट लिखवा के दिया है। बोलो हाँ या ना? आपने बस उतना ही पढ़ना है। बोलो फॉर्म्यूला, क्वेश्चनर, फॉर्म्यूला, क्वेश्चनर, फॉर्म्यूला, क्वेश्चनर। एक्शन के साथ करो नालायक लोगों, तमाशा देख रहे बैठे बैठे, मस्त लग रहा है, बोले ऐसा ऐसा कर रहा है। अच्छे से जरा सब जन, फॉर्म्यूला, क्वेश्चनर, दैट्स इट। समझ में आ रहा है पक्का? बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत, अंडरलाइन, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत, बोल्ड इटैलिक्स, बाकी कुछ भी पढ़ने की जरूरत, फॉर्म्यूला, क्वेश्चनर। जो मैंने लिखवा के दिया है वो फॉर्मूला है, और साथ में आपने क्या पढ़ना है? क्वेश्चन। सबको समझ में आया? सर हाँ, वो तो ठीक है, पर एसएम सर ने जो पढ़ा है उसका क्या? ठीक है? ये भी क्वेरी होगा। प्रायोरिटी 1 बोलो। तो लेम। प्रायोरिटी 1, एसएम सर ने जो पढ़ाया और जो लिखवाया वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वो पढ़ो। ठीक है? मैक्सिमम लोगों को सब पसंद आ सकता है और वो मैं कभी चेंज करना भी नहीं चाहता। और अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आंसर राइटिंग आपके हाथ में नहीं है तो मैंने पीडीएफ शेयर किया है ऑलरेडी, और उसके ऊपर मैंने 100 क्वेश्चन आंसर डिस्कस भी करके रखे हैं ऑलरेडी, जिसका प्लेलिस्ट भी मैंने आपसे शेयर किया है ऑलरेडी। तो दर्शन सर ने फॉर्मूला जो दिया है पीडीएफ में, या दर्शन सर ने उनके पोर्शन के लिए जो लिखवाया, आंसर वापस वही आ रहे, 10 जनपद, सारी चीजें वहीं जाती है दिल्ली के हाईवे पे। बात समझ लो क्या? फॉर्मूला एक तो मैंने जो लिखवा के दिया है, और एसएम सर के पोर्शन के लिए जो मैंने पीडीएफ में दिया है। साथ में बात, इज इट वेरी क्लियर? इज इट वेरी क्लियर? सर वो मेरा पूरा का पूरा पढ़ के हो गया, अब नया क्या पढ़ू? नया अगर तुम्हें पढ़ना है तो उसी फॉर्मूला और क्वेश्चनर को उल्टे साइड से पढ़ना शुरू। इज इट वेरी क्लियर? ये नया। सर वो भी हो गया, 1 बाय 1 छोड़ छोड़ के पढ़ना शुरू करो, फिर उल्टा 1 बाय 1 छोड़ छोड़ के। प्लीज डू अंडरस्टैंड, एक सीए पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट बनने के लिए मंत्र दे रहा हूं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितने बुक्स रेफर करो उतना अच्छा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स जो है उनके मैक्सिमम टाइप्स देखना जरूरी होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो आपको एमटी सर भी यही बोलते होंगे कि जितने प्रॉब्लम सॉल्व करो उतना अच्छा। इज इट? बट थ्योरी पेपर में रीडिंग 1 बुक 2 टाइम इज ऑलवेज बेटर देन रीडिंग 2 बुक्स 1 टाइम, बिकॉज थ्योरी पेपर में आपको फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत होती है। आपको एग्जाम में लिखते हो को पूरा का पूरा पैराग्राफ जो आपने लिखा है या जो मैंने पीडीएफ में दिया है वो याद आना चाहिए। तो थ्योरी में हमेशा पूरे सीए में, पूरे कंप्लीट सीए में 1 बुक 2 टाइम्स, 1 बुक 3 टाइम्स, 1 बुक 4 टाइम्स, सिर्फ थ्योरी के लिए। प्रैक्टिकल में 4 बुक्स 1 टाइम, 5 बुक्स 1 टाइम, 6 बुक्स 1 टाइम। इज इट वेरी क्लियर? ये एग्जैक्टली अपोजिट इक्वेशन है। सबको समझ में आ रहा है? जोर से बोलो एक बार, यस और नो। सो वापस एक बार बोलो, फॉर्मूला, क्वेश्चन है, बात खत्म। फॉर्मूला का मतलब क्या है? मैंने मेरे पोर्शन के लिए जो लिखवा के दिया है, एलएलपी में जो लिखवा के दूंगा,
और SM सर के पोर्शन के लिए मैंने जो PDF शेयर किए हैं, दैट इज अ फॉर्मूला क्वेश्चनर, बात खत्म। इंटर पे भी आओगे, फॉर्मूला क्वेश्चनर, बात खत्म। इज इट वेरी क्लियर? ये इक्वेशन अपना फाउंडेशन से लेके फाइनल तक सेम चलता है, क्योंकि तुम इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ सकते विद द 4 सब्जेक्ट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल, आई नो दैट। तो इजी करके रखा हुआ है, जितना लिख के दिया उतना ही, बात खत्म। सबको समझ में आया? जोर से बोले एक बार सुनो। अब किसी को दिक्कत है कहां से क्या पढ़ू? हाँ, अब उसको दिक्कत हो सकती है जिसने कुछ भी नहीं लिखा, फॉर श्योर उसको दिक्कत कंफर्म हो सकती है जिसने अभी तक मैंने जो बोला है वो कुछ भी नहीं लिखा। अब तेरे पास ऑप्शन एक ही बचता है, बाजू वाले का जेरोक्स ले ले, उससे ज्यादा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पढ़ना सिर्फ वही है। फिर तुम दूसरे मॉड्यूल देखने जाओगे तो फिर मुझे कृपया ना पूछो कि सर मैं क्या करूं, मैंने ऑलरेडी बोल के दिया, मैंने जो लिखवाया है वही पढ़ना है। अगर तुमने नहीं लिखा है, चुपचाप बाजू वाले की जेरोक्स ले लो, रटना शुरू कर दो। आप उसको पढ़ना बोलो, रटना बोलो, आई डोंट केयर, क्योंकि कंसेप्चुअली सब खत्म हो चुका है। नाउ इट जस्ट अ मैटर ऑफ रिमेंबरिंग। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जोर से बोले एक बार यस और नो। ये चीज को याद रखना, सारे क्वेरी सॉल्व। इसके एडिशन में कोई प्रिपरेशन का क्वेरी है क्या? है नहीं है? अरे बोलो ना हाँ या ना। कोई क्वेरी नहीं है? कंफर्म? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस? चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए मैडम। और बाहर रुकने का मतलब बाहर रुकना होता है। चलो स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द कंपनीज एक्ट। मैंने आपको जहां से कंपनीज एक्ट पढ़ाना शुरू किया था वहीं से मैं वापस शुरू कर रहा हूं। कंटेंट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। कुछ बच्चे रिवीजन पर्पस के लिए सिर्फ ये बैच ज्वाइन किए हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। ओनली फॉर द रिवीजन पर्पस। ओके, 3 ही लोग हैं, क्लास के बाद मुझे मिल लेना। इज इट वेरी क्लियर? क्योंकि आपके लिए, आपने अगर प्रोबेबली ये पढ़ा नहीं है मुझसे, तो आपको थोड़ा सा स्पीड में लग सकता है, बट एनीवेज यू हैव जॉइन फॉर रिवीजन। बट मैं नहीं चाहता आपका कोई लॉस हो, तो कृपया मिल लेना। इज इट वेरी क्लियर? चल शुरू करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। आर यू गाइस रेडी? लेट्स गो। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी। सबका किया हुआ नशा अभी तक नहीं उतरा है सर। ओके, मैंने कंपनी मीन्स अ कंपनी तो आपको बताया था, डजंट मैटर, पर मैंने आपको बताया था कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। मुझे प्रीवियस कंपनी लॉ के ईयर बता दीजिए सब लोग, क्या क्या है। सबसे पहला 1866 के पहले के लॉज, दूसरा 1866 वाला, देन 1882, देन 1913, 1942 और सबसे आखिरी 1956। इज इट वेरी क्लियर गाइस? ये होने के बाद में हम दूसरे पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपको बिजनेस रिवोल्यूशन समझाया था कि कंपनीज आने के पहले सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप थे, जो प्रोप्राइटरशिप खुद का अपना बिजनेस करते थे, लेकिन डाउन द लाइन प्रोप्राइटर अगर मर गया तो बिजनेस बंद हो जाता था। इज इट वेरी क्लियर? फिर मैंने आपको समझाया था पार्टनरशिप का भी इशू सेम है, कि अगर कोई पार्टनर मर गया या पार्टनर ने एग्जिट कर लिया, याद आए दोनों के दोनों पीपीटी, बोलो हाँ या ना, तो ऐसे केस में पार्टनरशिप भी बंद हो जाता था। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंपनी? बहुत गौर से सुनना। प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर मर गया, पार्टनरशिप में पार्टनर खत्म हो गए, तो इनके बिजनेस ठप हो जाते हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन कंपनी के सिचुएशन में मेंबर चाहे आए जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे आए जाए, कंपनी युगों युगों तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाए, परपेचुअल सक्सेशन। ये फायदा है किसका, बोले एक बार उसे, कंपनी का। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? कंपनी चलती रहेगी, ये मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाया था। और इसके एडिशन में फिर मैंने आपको 3 बाबा लोगों से मिलाया था। कौन कौन से बाबा? बाबा मार्शल, बाबा जेम्स, बाबा लिंडले। इज इट वेरी क्लियर गाइस? जिसके अंदर बाबा मार्शल ने बोला गया था कंपनी इज अ कौन सा पर्सन, बोले एक बार, आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज अ कौन सा, इनविजिबल एंड इनटेंजिबल एंटिटी, एग्जिस्ट इन अ कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ के दायरे में एग्जिस्ट करता है। बाबा जेम्स फट पड़े थे, याद है ना, वो तीनों शाम को बैठे थे 2-2 पेग लगा के। हाँ, बाबा जेम्स बोले इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड विद द, क्या बोले एक बार, जो से कॉमन ऑब्जेक्ट। फिर बाबा लिंडले से रुका नहीं गया, तो इन्होंने 9 कैरेक्टर बोल दिए कंपनी के। एक बार एक्शन के साथ में मुझे 9 के 9 कैरेक्टर्स बोलो, रेडी? एक्शन के साथ सबसे पहला कौन सा? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कंपनी बनी नहीं है, बनाई गई है। फिर दूसरा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इज इट वेरी क्लियर? फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, सेपरेट प्रॉपर्टी। याद आया सबको? 9 के 9 कैरेक्टर्स याद आए? पक्का क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना। नाउ एक एक कैरेक्टर थोड़ा ठीक ठीक से देखेंगे, बिकॉज इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, हर एक कैरेक्टर के ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है।
तो मैंने जो लिखवा के दिया है आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर, उसको आपको रीड करना है मेरे साथ साथ। इज इट वेरी क्लियर? सबसे पहले हमने देखा था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैं इसको पहले ब्रीफली बोल दूं, फिर आपने इसको रीड करना, ठीक है? सबसे पहली बात, लिखवाए हैं कैरेक्टर्स, चार जो मेन है आईसीआई के वो लिखवाए होंगे मैंने, ठीक है? मैंने आपको 9 नहीं लिखवाए बिकॉज हमने ये भी देखा था आईसीआई मॉड्यूल में 4 ही दिए हैं। अब अगर आईसीआई मॉड्यूल में 4 दिए तो अपन याद कौन से करेंगे? 4 इतने में इतना ही मिलेगा, आईसीआई को इतना ही बोलने का। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बट कैरेक्टर डिस्कस करने हैं, सारे के सारे कैरेक्टर हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले इनकॉर्पोरेटेड कंपनी बनी नहीं है, बनाई गई है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? ओके। रादर मुझे ऐसा लगता है एक काम करते हैं, आईसीआई के हिसाब से ही अपन पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर अलग से कर लेंगे। अब नाउ आई डोंट हैव दिस इन राइटिंग, सो कृपया आप आपके नोट्स में से इसको मेरे साथ साथ पढ़े। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने ये सब डिक्टेट किया था। इज इट? यस और नो? तो कृपया स्टार्ट करते हैं, फोकस करना अच्छे तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में हमने सबसे पहला कैरेक्टर आईसीआई के हिसाब से जो देखा था वो कौन सा था? बोले एक बार। सेपरेट लीगल एंटिटी। इफ यू विश तो मैं ये दिखा सकता हूं कि मॉड्यूल के स्पेसिफिक पोर्शन में से हमने इसको किस प्रकार से पढ़ा था। तो अगर आपको याद है तो गया वो, आ जाओ, ये देखो। तो वी हैव स्टार्टेड विद द सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा बोले एक बार? उसे सेपरेट लीगल एंटिटी। इज इट वेरी क्लियर? अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इसके ऊपर बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है जो पढ़ना भी मुश्किल है और याद करना भी मुश्किल है। वी हैव सेपरेटेड दिस इनटू पॉइंट वाइज फॉर्मेट। हमने इसको पॉइंट वाइज फॉर्मेट में सेपरेशन करके दिया है। जैसे पॉइंट नंबर 1, there are distinctive features of every organization, but for a company the features is a separate legal entity। तो पहला पॉइंट आईसीआई मॉडल में दिया है, उसी को हमने कॉपी किया है। इज इट वेरी क्लियर? सेकंड, in other words when a company is incorporated it is covered as a separate legal entity personality as of just another human being। जैसे हम किसी इंसान को मानते हैं वैसे ही हम किसको मानते हैं? बोले एक बार, कंपनी। जैसे इंसान का अपना वजूद है, इंसान का अपना क्या है? अस्तित्व है, वैसे ही हम कंपनी का क्या मानते हैं? अस्तित्व। तीसरा, इट हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एंड पावर एज दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, असेट लाइबिलिटी खरीद बेच सकता है, सर्विसेज ले सकता है, गुड्स दे सकता है, वैसे ही कंपनी भी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट। वो असेट लाइबिलिटी खरीद बेच सकती है, गुड्स खरीद बेच सकती है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? फिर उसके बाद में हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, इट्स एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी अलग, उसके मेंबर्स अलग। और फिर हमने देखा था, सो कंपनी कैन वर्क लाइक अ ह्यूमन सच एज ओनिंग अ प्रॉपर्टी, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, रेजिंग द लोन, इनकरिंग द लाइबिलिटीज एक्सेट्रा। सबको याद आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कैरेक्टर सबको क्लियर हो रहा है? अब इसके बेसिस पे हमने कुछ केस लॉज देखे थे। सबसे पहला केस लॉ हमने कौन सा देखा था? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। और दूसरा केस लॉ कौन सा देखा था? ली वर्सेस ली एआरएफ फार्म में। तो आई विल टेक यू टू द केस लॉ स्ट्रेट अवे, सो आपको समझ में भी आएगा। लेट्स गो। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको सोलोमन केस कुछ इस प्रकार से समझाया था, खास करके जो रिवीजन वाले वो ध्यान दे बिकॉज केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। बंदे का नाम था सोलोमन। कौन सा बिजनेस था इसका? शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? और इसने क्या डिसाइड किया कि ये खुद का शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रांसफर करेगा खुद ही की क्रिएट गए गए कंपनी के ऊपर। इज इट वेरी क्लियर? अगर आपको याद होगा तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया था, किसी को तो भी सामने बुला के, फिर मैंने उसको वॉलेट ट्रांसफर किया था, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किया था, याद आया? और फिर मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कंपनी का अलग वजूद है, अपना एज अ मेंबर अलग वजूद है। तो सोलोमन ने शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ट्रांसफर किया था खुद ही के बनाए गए कंपनी दैट इज सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। अब जब आप किसी पर्सन को बना बनाया बिजनेस सेल करते हो तो बदले में कंसिडरेशन एक्सपेक्ट करते हो नहीं करते हो? तो सोलोमन ने कंसिडरेशन एक्सपेक्ट किया। कितना कंसिडरेशन सोलोमन ने एक्सपेक्ट किया? सबसे पहले इसने कंपनी से मांगे कैश, दैट इज कितना? 9,000 पाउंड्स। शेयर्स कितने? 20,000 पाउंड्स। एंड डिबेंचर्स कितने? 10,000 पाउंड्स। याद आ रहा है सबको बच्चों? बोलो हाँ है ना? और इसी हिसाब से मैंने आपको मेंशन किया था, कैश तो आ गया, चलो शेयर सर्टिफिकेट भी आ गए, डिबेंचर सर्टिफिकेट भी आ गए। इज इट वेरी क्लियर? पर मैंने आपको मेंशन किया था कि सोलोमन एंड कंपनी के बैलेंस शीट की अगर आप बात करो इस केस में, सॉरी,
तो सॉल्मन एंड कंपनी के अगर आप बैलेंस शीट की बात करो इस केस में, मैंने आपको बैलेंस शीट का नजरिया बताया था कि बैलेंस शीट कैसे बनी होगी सॉल्मन कंपनी की। तो इस साइड आपका शेयर कैपिटल दिख रहा होगा, चल रहा है। तो इस साइड आपका क्या दिख, तो इस साइड आपका सॉल्मन एंड कंपनी में क्या दिख रहा होगा बोले एक बार, शेयर कैपिटल। मुझे बताओ शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है, 20K, 20,000 पाउंड का, बोलो हाँ या ना। बदले में यहाँ पे डिबेंचर्स दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे थे डिबेंचर्स बोलो एक बार, 10,000 पाउंड के, बोलो ये सुनो। और साथ साथ हमें सॉल्मन कैश पेड नहीं दिखेगा, बिकॉज कैश तो कंपनी ने सॉल्मन को दिया है ना, तो कंपनी के बैलेंस शीट में क्यों दिखेगा। इज इट वेरी क्लियर। बदले में आपकी असेट्स दिख रही होगी लगभग, कितना बोले एक बार, 30,000 पाउंड की, जिसमें से गुडविल होगा क्योंकि बिजनेस बेचा है, बिजनेस बेचा है तो कुछ गुडविल होगा, और कुछ क्या होगी बोले एक बार, जो से फिक्स्ड एसेट। सब समझ में आया। और मैंने आपको यह भी बोला था कि भाई साहब आपका शेयर कैपिटल वाला ओनर जो है वो सॉल्मन ही है, एट द सेम टाइम डिबेंचर वाला क्रेडिटर भी कौन है बोले एक बार, जो से सॉल्मन। सबको याद आ रहा है बच्चों, बोलो हाँ या ना। जिस वजह से सॉल्मन इकलौता मेंबर कंपनी में 2-3 पोजीशन होल्ड कर रहा है, एज अ ओनर, एज अ क्रेडिटर, एक्सेट्रा। और इस केस में हमने फिर सवाल पूछा था कि अगर कंपनी ने किसी बैंक वगैरह से, पहले तो इसने शेयर खुद के फैमिली को दे दिए, याद है वो हाँ है ना, क्योंकि उस वक्त ओपीसी नहीं था, एक 1% कंपनी नहीं था, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, तो इसने शेयर खुद के फैमिली को दिए थे, ये इररिलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में हमने देखा था कि कंपनी ने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बैंक से लोन लिया था 7,000 पाउंड का, और जब ये लोन लिया तो बैलेंस शीट फर्दर चेंज हो गई थी, बोलो हाँ या ना। अब बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, पहले तो सॉल्मन, सॉल्मन क्या होल्ड करके बैठा है, शेयर कैपिटल कितना होल्ड करके बैठा है बच्चों बोले एक बार, 20,000। सॉल्मन डिबेंचर कितने होल्ड करके बैठा है बच्चों बोले एक बार, 10,000। और अब बैंक का लोन कितना दिख रहा है बोले एक बार, 7,000, बोलो हाँ या ना। और इधर कंपनी का गुडविल दिख रहा होगा, बोलो इधर कंपनी के एसेट्स दिख रहे होंगे जो सॉल्मन ने लाए थे, कितने, 30,000 पाउंड के, बोलो हाँ या ना। और इधर कैश और बैंक बैलेंस दिख रहा होगा जो लोन को रिप्रेजेंट करता है, कितना बोले एक बार, 7,000। सबको समझ में आ रहा है पक्का हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी में क्रेडिटर्स कितने हुए, पहला सॉल्मन जिसने क्या होल्ड किए है, डिबेंचर्स, और दूसरा लोन लिया है बैंक, सेकंड क्रेडिटर होगा। कौन सेकंड क्रेडिटर होगा बोले एक बार, बैंक। सबको समझ में आ रहा है पक्का मैं क्या कह रहा हूं, बोलो ये सुनो। और फिर अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, क्या हुआ बोले एक बार, उसे वाइंडिंग अप, प्रॉफिट ऑफिट खस्ता हालत में चलेगी कंपनी, कंपनी का वाइंड अप हुआ, कंपनी का जो मेन असेट था बिल्डिंग, उसको बेचना पड़ा। अब मेन असेट को बेचना पड़ा तो क्रेडिटर्स, सॉरी, मेन असेट को बेच के कितना पैसा रिसीव हुआ था, 6,000 पाउंड। अब क्रेडिटर्स ने क्या क्लेम किया कि सॉल्मन और कंपनी एक ही है, सॉल्मन और कंपनी क्या है, एक है, तो उसके 10,000 पाउंड के डिबेंचर पे करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो क्रेडिटर का कंटेंशन सही था या गलत था, गलत था। और ऐसे सिचुएशन में 6,000 पाउंड प्रोपोर्शनेटली बांटे जाएंगे, कैसे बांटे जाएंगे, प्रोपोर्शनेटली। सॉल्मन को कितना मिलेगा भाई साहब, 10,000 पाउंड मल्टीप्लाइड बाय कितना, 6,000 पाउंड डिवाइडेड बाय 17,000 पाउंड। इज इट वेरी क्लियर। और बैंक को कितना मिलेगा भाई साहब, 7,000 पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 6,000 पाउंड जो असेट से रिकवर हुआ, डिवाइडेड बाय 17,000 पाउंड विच इज अ टोटल डेट। इज इट वेरी क्लियर। 17,000 कहां से आया, 10,000 सॉल्मन के डिबेंचर, 7,000 बैंक का लोन, 10,000 एंड 7,000 17,000। इज इट वेरी क्लियर। और इससे हम कुछ प्रिंसिपल्स जज किए थे। पहला, कंपनी एंड मेंबर आर सेपरेट। दूसरा, a member can hold different positions in the company. तीसरा, a member if having a debt towards a company or valid contract तो खुद का डेट क्लेम कर सकता है। इज इट वेरी क्लियर। इसके एडिशन में मैंने एक और केस आपको समझाया था, हालांकि सिलेबस में आपके नहीं है, बट आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने दिया था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, याद है। एक पायलट था, वो कंपनी में ओनर भी था, वो कंपनी में डायरेक्टर भी था, वो कंपनी का एम्प्लॉय भी था, एंड एज एन एम्प्लॉय इसका कंपनी के साथ एक कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था, याद आया बच्चों, कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था ना इसका, ये सुनो। और जब इसका कंपनी के साथ कंपेंसेशन कॉन्ट्रैक्ट था तो एक दिन प्लेन चलाते चलाते वो चिड़िया से भिड़ गया और मर गया, और फिर इसकी जो विंडो थी, याद आया, अभी याद आया होगा, तो उसने कंपेंसेशन क्लेम किया। मुझे बताओ इसको कंपेंसेशन मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, बिकॉज भले ही वो मेंबर हो, वो ओनर हो, पर उसका कंपनी के साथ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इज इट वेरी क्लियर गाइस। ये दोनों के मैंने आपको कॉलम वाइज फॉर्म में डिसीजंस लिख के दिए हैं, सॉल्मन एंड सॉल्मन कंपनी के, और दूसरा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग के, कॉलम वाइज डिसीजन लिखे हैं सबने। चलो मैं उस कॉलम वाइज डिसीजन को पढ़ता,
लिखा है, किधर लिखा है? कॉलम वाइज दिया था ना? क्या मजाक कर ले हो मेरे साथ में? ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? हाँ हाँ, इधर और लिखा होगा, लिखा है बोले, आपको नहीं दिख रहा, ठीक। ओके, सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी के अंदर सबसे पहला मैंने आपको डिसीजन दिया था सॉलमन एंड सॉलमन कंपनी का, डिसीजन पढ़ रहा हूं। द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अदर देन क्या बोले एक बार जो से मेंबर्स। सबको समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2, सो इवन द मेंबर होल्ड 99% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, स्टिल ही इज अ सेपरेट फ्रॉम द कंपनी। तीसरा, अ मेंबर कैन ऑल्सो होल्ड एनी अदर पोजिशन इन द कंपनी सच एज क्रेडिटर और द क्या बोले एक बार जो से एम्प्लॉइज। फोर्थ वाला, any contract of the member separately with the company is valid contract and company is bound by such a contract. So the contention that the member cannot be a creditor and cannot claim his debt is invalid in the law. Member is having an employment compensation contract with the company and it will be क्या बोले एक बार उसे valid. Is it very clear? इतने डिसीजन के साथ में हमने दोनों केस लॉस कंप्लीट किए थे। सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोले एक बार सर नो। चल आगे बढ़ो, अभी मैं पक्का बोले सर नो। अब सेपरेट लीगल एंटिटी में और दो केसेस थे जो इन्होंने सेपरेट प्रॉपर्टी के तौर पे दिए थे। हमने उसको सेपरेट प्रॉपर्टी में देखा था और इन्होंने सेपरेट लीगल एंटिटी में दिए थे। कौन से? मकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और दूसरा कौन सा? ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी वर्सेस कौन सा बोले एक बार? स्टैनली। मकोरा वाला केस याद है? गजनी लोगे, गजनी। क्या था मकोरा वाला केस? आएगा केस था मकोरा। चलो वापस शुरू करते हैं, ध्यान देना, फोकस करना बहुत अच्छे से, ठीक है? केस अच्छे से देखना है, फोकस बहुत अच्छे से करना, ठीक है? लेट्स गो। एक लक्कल हाला था, वो लकलियां काटता था। एक दिन लकलियां काटते काटते उसकी कुल्हाड़ पानी में गिर गई। नसीब याद है, कुछ तो याद आ रहा है जीवन में। इसने बहुत सारा टिम्बर काटा और टिम्बर का स्टॉक जमा कर लिया, याद है? और ये स्टॉक का जो इंश्योरेंस है वो मकोरा ने कंपनी के नाम पे लेना चाहिए था, पर उसने कंपनी के नाम पे लिया क्या? नहीं, इसने टिम्बर का इंश्योरेंस किसके नाम पे लिया? खुद के नाम पे। क्या ये अलाउड है क्या बच्चों? एक दिन टिम्बर जलने लगा, याद आया जलना? बोलो हाँ है ना? इज इट वेरी क्लियर? सो एक दिन टिम्बर क्या बोले एक बार? जलने लगा, और मकोरा गया इंश्योरेंस कंपनी के पास, बोले पैसा दो। तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया क्या? नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या बोली? टिम्बर किसके नाम पे है? कंपनी। तो इंश्योरेंस भी किसके नाम पे होना चाहिए? कंपनी। तो कंपेंसेशन भी किसको मिलेगा? कंपनी। याद है बच्चों सबको? बोलो यस और नो। फिर कुछ लोगों ने सवाल पूछा था, सार अगर इंश्योरेंस कंपनी को पता था टिम्बर मकोरा का नहीं है तो इंश्योरेंस निकाला क्यों? और मैंने इसका जवाब दिया था, चलो इंश्योरेंस देके गलती हो गई, और ये गलती के लिए कंपेंसेशन देके दूसरी गलती करे या पहली गलती को ठीक करे। और मैंने आपको बोला था यहाँ कंपेंसेशन नहीं दिया जाएगा, प्रीमियम विद द इंटरेस्ट रीफंड किया जाएगा। याद आ रहा है सबको? जोर से बोले एक बार ऐसा नो। और मैंने आपको बोला था ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना नहीं जा सकता, प्रॉपर्टी किसी दूसरे की थी और कंपेंसेशन कोई दूसरा मांग रहा। सबको समझ में आ रहा है पक्का? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग वेरी केयरफुली? जोर से बोले एक बार ऐसा नो। तो इसके डिसीजन मैंने आपको कुछ इस प्रकार से लिख के दिए थे। The shareholder shall not take the insurance of the property of the company in his own name. Shareholder ने खुद के नाम से इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। Point number 2, in such a case the insurance will be invalid and premium shall be refunded with the क्या है बोले एक बार? Interest. And point number 3, the property of the company shall be insured in the name of the company only as a separate property. Is it very clear? सेम मैंने ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी के लिए भी बोला था। ग्रामोफोन टाइपराइटर कंपनी में सिर्फ ऐसा था, कंपनी की प्रॉपर्टी को या गुड्स को शेयर होल्डर यूज कर रहे थे। क्या ये यूजेज अलाउड है क्या? नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था टाटा मोटर्स का। कोई शेयर होल्डर है टाटा मोटर? किसी ने शेयर होल्ड किए होंगे टाटा मोटर? हाँ, एक जन होता ही है कंफर्म। हाँ, नाम बोलो। आप ही का एग्जाम्पल दिया था क्या उस वक्त? तो पार्थ ने टाटा मोटर के शेयर होल्ड किए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, पार्थ ने टाटा मोटर के शेयर होल्ड किए हैं, कल जाके ये टाटा मोटर्स के शोरूम में घुस गया या लैंड रोवर जैगवार के शोरूम में घुस गया और सीधा लैंड रोवर जैगवार की चाबी मांग ली, चाबी दे। वो एम्प्लॉय बोले कौन तुम? ओनर। तो ऐसा चलेगा क्या? कंपनी के मेंबर्स अलग, कंपनी की प्रॉपर्टी अलग। क्या मेंबर्स कंपनी की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या मेंबर कंपनी का स्टॉक यूज कर सकते हैं? नहीं। दिस इज ऑल्सो रीजन ऑफ सेपरेट प्रॉपर्टी।
अब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल ने सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट प्रॉपर्टी को एक साथ कंबाइन किया है। इज इट वेरी क्लियर? और उसी हिसाब से मैंने आपको लिख के दिया है। सबको समझ में आ रहा है? तो अब मैं चाहूंगा वापस से एक बार सेपरेट लीगल एंटिटी और दोनों केस लॉज रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। उधर ही है क्या? एक घंटे का लेक्चर है, क्लास लेने के पहले। संडे वनडे को आप जरा 5-7 घंटे आराम से। अरे कुछ पढ़ाई जैसे तो लगे। कब तक रहता, कितने बजे तक लेक्चर रहता है आपका? सिर्फ 5? कितने बजे आते हो? 7 बजे आते हो और 5 बजे खत्म। इसमें तो कोई फीलिंग ही नहीं है इंटर का। इंटर को सवेरे 7 बजे आते हैं, रात के 7 बजे तक रहते हैं। ऐसा होना चाहिए ना कुछ जिंदगी के अंदर। अरे तुम फाउंडेशन वाले अभी हो, पर जाना तो सबको वही है ना, तो फीलिंग भी वही लेना पड़ेगा ना। हाँ या ना? मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। एक आध सर ले लो, सर ले लो, लेक्चर भी ले लो ना हमारी। पढ़ो। पढ़ लिया सबने सेपरेट लीगल एंटिटी? चारों केसेस रीड किए सब लोगों ने? चारों केसेस याद आ रहे हैं? ये है आपका फॉर्मूला, इतना ही पढ़ना है। इज इट वेरी क्लियर? अब दूसरा वाला कैरेक्टर था परपेचुअल सक्सेशन, जो इंस्टीट्यूट ने दिया था। ये मॉड्यूल से ही मैं पढ़ता हूं बिकॉज इतना सही है। मेंबर में डाई और चेंज। डाई मतलब हेयर डाई नहीं रे नालक। तो मेंबर में डाई और चेंज, बट कंपनी गोज ऑन टिल इट इज वाइंडिंग अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय दिस एक्ट। The shares of the company may change hands infinitely, but does not affect the existence of company. Since company is an artificial person created by law, law alone can bring end to its life. क्या मैंने सिमिलर सा लिखवा के दिया है आपको? जोर से बोलो सुनो। अब ये परपेचुअल सक्सेशन है, ठीक है। मेंबर्स में कमेंट गो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कमेंट गो, कंपनी युगो युगो तक, जन्मों जन्मों तक चलती जाए। मैंने एग्जांपल आपको दिया था जमशेद जी टाटा का। जमशेद जी टाटा ने टाटा सन्स बनाया। जमशेद जी टाटा के बाद रतन नवरोजी टाटा, फिर दोराबजी टाटा, फिर JRD टाटा, फिर रतन नवल टाटा। इज इट वेरी क्लियर? पूरी लीगेसी कंटिन्यू हुई, पर टाटा सन्स जैसा का वैसा है। इज इट परपेचुअल सक्सेशन? यस। इज इट वेरी क्लियर? तो ये चीज के ऊपर चांसेस कम है आपको सवाल पूछने के, बट फिर भी मैंने राइट अप देके रखा है। नेक्स्ट वाला आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी समझाने से ज्यादा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको याद होगा तो। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? बोर्ड के ऊपर कृपया आप ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से दिया था, सेम एग्जाम्पल प्रोबेबली आपके इसमें लिखा हुआ हो सकता है। लिमिटेड और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का फर्क क्या होता है, ये मैंने आपको समझाया था। एग्जाम्पल ये है लिखा हुआ आपके इसमें, होना चाहिए क्योंकि लिखवा के मैंने सबको दिया था। नालायक ने नहीं लिखा होगा उसके पास नहीं होगा। सो ऐसा होगा या ऐसा होगा? ये वाला है क्या? बहुत ही फर्क पड़ जाएगा ना, अलग ले लूंगा मैं तो। नालायक लोग। लेट्स गो। सबसे पहले अगर मैं लिक्विडेशन कर रहा हूं, लिमिटेड लाइबिलिटी का एक्चुअल फर्क कब पड़ता है? लिक्विडेशन के समय पे। अगर मैं लिक्विडेशन कर रहा हूं कंपनी का जिसकी लाइबिलिटी है 70 करोड़ और असेट्स कितने हैं बोले एक बार? 50 करोड़। 70 करोड़ की लाइबिलिटी, असेट 50 करोड़ के, तो नेट अनपेड लाइबिलिटी कितनी है बोले एक बार? 20 CR। अब अगर ये कंपनी लिमिटेड है, जैसे वाव बियर लिमिटेड, तो ये जो 20 CR है, जैसे ओनर ने स्टार्टिंग में 10 करोड़ का कमिटमेंट दिया, इसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि भाई साहब इसमें दो पार्ट होंगे, वन बाय शेयर कैपिटल एंड सेकंड बाय क्या बोले एक बार? उसे गारंटी। शेयर कैपिटल कंपनी का मतलब क्या होता है कि
आज से लेके वाइंडिंग अप तक मैं पैसा लगाऊंगा। 10 करोड़ रुपए का मैंने कमिटमेंट दिया है, मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो आज से लेकर वाइंडिंग अप तक मैं पैसा दूंगा। शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, ये है ना अकाउंटिंग, थर्ड कॉल, मिस कॉल। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? तो सारे, और जब लिक्विडेशन होगा उस वक्त जितना अनपेड अमाउंट बचा होगा वो पूरा का पूरा अनपेड अमाउंट मैं लिक्विडेशन के समय पे लाऊंगा, जितनी लाइबिलिटी अनपेड है उसके लिए। इज इट वेरी क्लियर? इसके हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कंपनी की 20 करोड़ की अनपेड लाइबिलिटी है, तो अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स और अनपेड लाइबिलिटी विच एवर इज लोअर ही रीपे होगा। विच एवर इज क्या रीपे होगा? लोअर। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का कमिटमेंट था मेरा और मैंने 8 करोड़ दे दिए, 8 सीआर मैंने दे दिया, 10 सीआर में से 8 सीआर दे दिया, वाइंडिंग अप के टाइम पे 2 सीआर ही बाकी है। कितना सीआर बाकी है? 2। अब अनपेड लाइबिलिटी कितने सीआर की है? 20, पर मेरा पेमेंट कितना बाकी है? 2। तो मुझे बताओ 2 सीआर कॉल किया जाएगा या पूरा 20 सीआर मेंबर से उठा सकते हैं? सिर्फ 2 सीआर, बिकॉज ये लिमिटेड कंपनी है। सबको समझ में आ रहा है? लास्ट बेंचेस सबको आइडिया आ रहा है? पक्का बोलो हाँ है ना? तो नेट बैड डेट वाली लाइबिलिटी कितनी रहेगी? 18 सीआर। कितनी बोलो एक बार? 18 सीआर। ये कभी पे ही नहीं होंगे बिकॉज कंपनी लिमिटेड है। सेम इन गोज इन द केस ऑफ गारंटी। समझो गारंटी कंपनी में मैंने 10 करोड़ का कमिटमेंट दिया है, पर गारंटी कंपनी में आपको पता है पैसा स्टार्टिंग में आता है क्या? बोलो बोलो, पैसा कब आता है गारंटी कंपनी में? बाइंडिंग स्टार्टिंग में सिर्फ एक वादा आता है, वादा रहा। याद है कि हम वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर कोई लाइबिलिटी अनपेड है तो उसको पे करने के लिए पैसा लाएंगे। इज इट? और हमने 10 सीआर का कमिटमेंट दिया, तो 20 सीआर की अनपेड लाइबिलिटी के लिए हमने 10 सीआर कमिटेड लाया, मतलब बचा कितना? 10 सीआर। तो बचा हुआ 10 सीआर क्या रहेगा? बैड डेट। इज इट वेरी क्लियर गाइस? क्या ये एग्जांपल आपके बुक में लिखा हुआ है? सेम टू सेम लिखा हुआ है। इससे मैंने आपको शेयर कैपिटल और गारंटी कंपनी का भी डिफरेंस बता दिया था। आपको याद आ रहा है लास्ट बेंचेस? एग्जाम में अगर कैलकुलेशन पूछा तो लिख पाओगे क्या? पक्का लिख पाओगे सब लोग? मेरे को कोई ऐसा नहीं चाहिए कि जितना लिखवा के दिया उसमें से कोई एरर नहीं चाहिए, मुझे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए एग्जाम में। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? दूसरा वाला चीज पूछो, क्या अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड है? क्या है बोले एक बार? जोर से, अनलिमिटेड। मुझे बताओ अनपेड लाइबिलिटी कितना है? बोले एक बार? 20 सीआर। अनलिमिटेड कंपनी में 20 सीआर अनपेड लाइबिलिटी, तो 20 सीआर कहां से लाया जाएगा? ये जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको पर्सनल असेट से देना पड़ेगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने की थाली, चांदी का चम्मच, बीवी के गहने, ये बराबर याद है तुमको? किधर किधर घूम रहे तुम्हारे बच्चे? तो बेसिकली पर्सनल असेट दाव पे लग जाएंगे। क्या दाव पे लग जाएंगे? पर्सनल असेट। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये 20 करोड़ अनपेड रहेगा क्या? नहीं, ये 20 करोड़ पे करने के लिए शेयर होल्डर के घर से पैसा लाया जाएगा। देखो लिमिटेड कंपनी में आप शेयर होल्डर के पर्सनल असेट को हाथ भी नहीं लगा सकते। जितना 10 करोड़ का कमिटमेंट है चुपचाप लो, निकल जाओ, बचा हुआ सारा बैड डेट। पर अनलिमिटेड कंपनी में आप मेंबर को इंसॉल्वेंट होने तक के बेच सकते हो। समझ में आ रहा है? मतलब एक तो लाइबिलिटी और मेंबर बिकम इंसॉल्वेंट विच एवर इज लोअर। ठीक है, लाइबिलिटी 20 करोड़ है और मेंबर की कैपेसिटी 40 की है, तो 20 लेके निकल जाएंगे भाई साहब। लेकिन लाइबिलिटी 20 है और मेंबर की कैपेसिटी ही 10 है, तो उसकी पूरी असेट बेच दो, सब उसको भी बेच दो। नहीं बेच तो 10 करोड़ वसूलो पूरे पर्सनल असेट से, और वो इंसॉल्वेंट होने तक के पूरा रिकवरी कर सकते हो। इज इट वेरी क्लियर गाइस? वहां एक छोटा सा इक्वेशन लिख के रखो, आई गेस मैंने लिखवा के दिया, आई एम नॉट श्योर। हाँ लिखवा के दिया है ना? द फुल अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी और टिल मेंबर गेट्स इंसॉल्वेंट विच एवर इज लो, इतनी आप रिकवरी कर सकते हो। ये है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट। सबको समझ में आया? पक्का? जोर से बोले सुनो एक बार। लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ लो फटाफट, फास्ट, तुरंत से भी पहले। किसी को मॉड्यूल से पढ़ना है मॉड्यूल से पढ़ लो, बात एक ही है। कुछ बच्चे बिना रजिस्टर बिना बुक के आए हुए दिख रहे हैं। कल से मत करना ये हरकतें, ठीक है? कृपया अपना राइटअप घर से लेके आए, और नहीं लाया है राइटअप तो कल से जेरोक्स लेके आए। वॉट एवर इट मे बी, बट इट इज अ हाई टाइम। गया अब वो समय, एग्जाम के लिए बचा ही क्या है? इज इट? 1-1.5 महीना बचा है, हार्डली 1.5 महीना भी नहीं बचा है। कितने दिन हो गए? कितने दिन बचे हैं? नंबर ऑफ आवर्स? आप जानबूझ के डरा रहे हो ना? नहीं नहीं, फाड़ रहा हूं, और अभी फटनी चाहिए। अभी अगर जिसकी नहीं फटी थोड़ी तो फटनी चाहिए।
अभी अगर जिसकी थोड़ी बहुत, पूरी पढ़ाई भी हो चुकी है, थोड़ी बहुत पटनी चाहिए, जिसकी नहीं फटी वो गलत रास्ते पे है, जिसकी थोड़ी थोड़ी फट रही है अच्छी खासी फट, सही रास्ता है एकदम। हमारा भी साथ ऐसे ही हुआ था। इज इट वेरी क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलो पढ़ लिया सबने। फिर हम फोर्थ कैरेक्टर के ऊपर गए थे, दैट इज कौन सा? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसको भी मैंने 2-3 पॉइंट के सेंस में ही आपको लिखवा के दिया है, बोलो हाँ है ना। और वो कुछ इस प्रकार से है, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ द लॉ। लैंग्वेज लगभग हमने सेम लिखने की कोशिश की होगी। दूसरा, फर्दर अ कंपनी बीइंग सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन इट्स प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, लोन रेज कर सकता है, लाइबिलिटी रेज कर सकता है, एक्सेट्रा, ये भी लिखा हुआ है। तीसरा, द आर्टिफिशियल पर्सन एक्ट ओनली थ्रू ह्यूमन एजेंसी। आर्टिफिशियल पर्सन को हमेशा ह्यूमन बीइंग की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, बिकॉज वो आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद काम कर नहीं सकता। और फिर उसके बाद में मैंने आपको मेंशन किया था, दैट्स व्हाई आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस अलग होता है और कंपनी का स्टेटस अलग होता है। सिमिलर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सेम पैरामीटर्स के ऊपर लिखे हुए हैं, कुछ और लिखा हुआ है एक्स्ट्रा नहीं नीचे। फिर अगला वाला था कॉमन सील। हालांकि मैंने आपको बोला था कॉमन सील ये थोड़ा सा आउटडेटेड वाला सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अभी डिजिटल सिग्नेचर्स आ चुके हैं, हाँ है ना। क्योंकि इसके लिए मैंने कुछ और आपको लिखवा के दे सकता है, सो आई विल गो विद द नोट्स, सॉरी आई विल गो विद द नोट्स। सो सबसे पहले मैंने बोला था द कंपनी कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन, सो इट वर्क्स थ्रू द, क्या बोले एक बार, ह्यूमन एज एन एजेंसी। पॉइंट नंबर 2, कॉमन सील ऑफ द कंपनी इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी विच इज टू बी अफिक्स्ड बाय द ऑफिसर्स विद देयर सिग्नेचर टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। कॉमन सील सिर्फ लगा के डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट नहीं होता, जो कॉमन सील पुट कर रहा है वो टॉप मैनेजमेंट का सिग्नेचर नेसेसरी है, और कॉमन सील विद द सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर is actually a signature of company, is only authentication of company। ये मैंने आपको समझाया था, बोलो हाँ या ना। नीचे, the company's amendment act 2015 has made a common seal as an optional instrument, as nowadays company have different mode of authentication such as biometrics, digital signature, etc। is it very clear? इसलिए मैंने इसको outdated भी बोला था। सबसे आखिरी, in the case company cannot have any common seal, do not have any common seal, the authorization should be made at least by 2 directors and it should be made by 1 director or 1 company secretary। मतलब 2 डायरेक्टर एक साइन करेंगे, नहीं तो 1 डायरेक्टर और 1 सेक्रेटरी भी ऑथेंटिकेशन कर सकता है। सबको समझ में आया पक्का? जोर से बोलो यस और नो। सबके पास पॉइंट्स लिखे हुए हैं, यहाँ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज होते हैं खत्म। सबको समझ में आया पक्का? चलो इसके बाद में हम सेकंड वाली चीज के ऊपर गए थे, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का क्या मतलब होता है, कैन यू टेल मी? कंपनी का जो पर्दा है वो उठाया जाएगा। देखो मैंने आपको इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम भी दिया था, अगर आपको याद होगा तो। गया वो, दिस वन दिख रहा है ये। और मैंने ये डायग्राम के थ्रू आपको समझाया था कि अगर कोई कंपनी कोई लीगल एक्टिविटी करता है, कौन सा एक्टिविटी करता है? लीगल, तो वो लीगल एक्टिविटी कंपनी के नाम पे फेमस हो सकता है। और अगर कंपनी कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कोई एक्टिविटी इलीगल खुद कर सकता है? नहीं। तो हम कंपनी का क्या उठाएंगे? पर्दा। और पर्दे के पीछे देखेंगे भाई साहब किस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑफिसर ने ये कांड किया है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और इसके लिए मैंने आपको 5 पॉइंट लिख के दिए थे। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल एग्जाम में पूछा गया तो ये 5 पॉइंट आनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के अंदर, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, द कंपनी, सब जन पढ़ेंगे, सब जन पढ़ेंगे, क्या है? The company is an artificial person, cannot work on its own. Point number 2, so the board of director act behind the company on behalf of the company. Point number 3, the board of director executes any default or fraud or an illegal activity, then the question is who will be liable. Point number 4, in such a situation the corporate will of the company shall be lifted and culprit shall be identified. Point number 5, in simple word, all the legal activities done by the board of director will be in the name of the company and all illegal defaulting activities will be in the name of defaulting officer and they will only be penalized। ये 5 पॉइंट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में आने ही चाहिए। और इसके ऊपर मैंने आपके साथ में 7 से 8 के स्टडीज डिस्कस किए थे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के, जिसने आपने टेब्यूलर फॉर्म में सारे डिसीजंस लिखे हुए होंगे। 5 या 6 के स्टडीज होंगे, हाँ 5 मेन डिस्कस किए थे।
नहीं, 5 ब्लॉक है, एक्चुअली 7 केस स्टडीज है। गिलफोर्ड मोटर कंपनी और जोन्स वर्सेस लिपमैन, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स, मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट, हाँ है ना, ये अलग अलग डिस्कस किए थे ना। चलो आ जाइए, मैं केस स्टडीज के साथ शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली केस स्टडी कौन सी थी बोलो एक बार? दिनशा मानिकजी पेटी। लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ दिनशा मानिकजी पेटेट केस स्टडी क्या था, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। दिनशा मानिकजी पेटेट केस के अंदर हमने ये देखा था, एक पर्सन थे दिनशा मानिकजी पेटेट, इनके टेक्सटाइल मिल्स थे, और इन टेक्सटाइल मिल्स से इनको बहुत बड़े पैमाने पे डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम आता था। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट इन द बिजनेस, इंटरेस्ट इनकम की लोन वगैरह दिया है उसके ऊपर मिलने वाला एडिशनल रेवेन्यू। इज इट वेरी क्लियर? पर इसके ऊपर इनको टैक्स बचाना था, और उस वक्त स्कीम ये चल रही थी कि आप आने वाला कोई भी इनकम अगर नए कंपनी या नए इंडस्ट्री में लगाते हो, तो जो इनकम आप नए कंपनी या नए इंडस्ट्री के लिए लगाते हो वो टैक्स फ्री हो जाएगा, याद है? तो दिनशा मानिक जी पेटेट ने 4 कंपनीज बनाई फेक, और उन कंपनीज के अंदर आया हुआ डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पूरा का पूरा लगा दिया, जिसके वजह से उनका ओरिजिनल इनकम जो आया था डिविडेंड और इंटरेस्ट का, वो क्या हो गया? टैक्स फ्री। अब मुझे एक बात बताओ, जो नीचे 4 कंपनीज बनाई है वो बिजनेस करने के लिए बनाई है या प्रॉफिट के ऊपर टैक्स बचाने के लिए बनाई है? वेदर इट इज क्रिएटेड फॉर द बिजनेस पर्पज और अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स। तो ऐसे सिचुएशन में ये 4 कंपनी का पर्दा रहना चाहिए या पर्दा उठा लेना चाहिए? और पर्दा उठा के हमें पीछे कौन आइडेंटिफाई होगा? दिनशा मानिकजी पेटेट, क्योंकि इन्होंने ये 4 कंपनी से जो दिया हुआ पैसा था ना, वो लोन करके वापस ले लिया। क्या करके वापस ले लिया था? लोन। और जब आप ऐसा कोई हरकत करते हो तो एक्चुअली आप पैसा तो यूज कर रहे हो, सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज का फायदा उठा रहे हो। ऐसा तो उसी बंदे के पास है ना जिसके पास है। अब वो उसे कार खरीदे, घर खरीदे, या कोई भी कुछ चीज करे, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, वो बोलेगा मैंने मेरे 4 कंपनी से लोन लिया, कौन हो आप रोकने वाले? पर पैसा तो यूटिलाइज हो ही रहा है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम चारों कंपनी का पर्दा उठाएंगे, दिनशा मानिक जी पेटेट से टैक्स या रेवेन्यू को कलेक्ट करेंगे। इज इट वेरी क्लियर? इसके अंदर हमने एक और केस देखा था जिसका नाम हालांकि मैंने आपको लिखवा के दिया, आई एम नॉट श्योर, जुग्गीलाल वर्सेस सीआईटी। ठीक है, इट्स ओके, नहीं लिखा, वैसे भी सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में नहीं है, इंटर लेवल पे प्रोबेबली आपको ये केस लॉ आएगा। ठीक है, तो मैंने दिनशा मानिक जी पेटेट का आपको डिसीजन लिख के दिया होगा, दिख रहा है सबको? बोलो हाँ है ना। एक बार उसको रीड करो मन के मन में, गो फॉर इट फास्ट। शांति से रीड करना है, केस लॉज आने के चांसेस बहुत ज्यादा है गाइस। ओके, चलो बेटा। पढ़ लिया सबने? याद आया? इसके बाद में दूसरे केस के ऊपर हम गए थे, सेकंड केस का नाम क्या है बोलो? डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी ग्रेट ब्रिटेन। अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट का मिश्रण है। कॉन्ट्रैक्ट में तुमने पढ़ा होगा अलायन एनिमी, एलियन एलियन एनिमी। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है जीवन में? हमने देखा था वर्ल्ड वॉर 2 वाला केस, एक जर्मन कंपनी था और एक ब्रिटिश कंपनी था। जर्मन कंपनी डैमलर कंपनी, ब्रिटिश कंपनी कॉन्टिनेंटल टायर्स। और हमने देखा था ये होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी थे। कौन सी कंपनी है बोले एक बार? होल्डिंग सब्सिडरी। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है प्रॉफिट शेयरिंग का, क्योंकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी से प्रॉफिट तो मांगेगी ना बेटा। पर जब ये प्रॉफिट शेयर कर रहे थे या अदर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया। जर्मन और ब्रिटिश के बीच में हुआ ना। और जब वॉर डिक्लेयर होता है तो दूसरे कंट्री का पर्सन आपके लिए क्या हो जाता है? एलियन एनिमी। और जब ये एलियन एनिमी होता है तो ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए क्या? नहीं। अब एक्चुअली अगर आप देखो तो सामने कंपनी है, पर कंपनी का पर्दा उठाओ तो कौन दिखेगा? एलियन एनिमी। इज इट वेरी क्लियर? तो यहाँ पे हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि एलियन एनिमी ये जो टर्म है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और मैंने कीवर्ड्स दिए थे, देखो जैसे मैंने आपको दिनशा मानिक जी पीरियड में कीवर्ड्स दिए थे प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, वैसे इसमें मैंने आपको कीवर्ड्स दिया था कॉन्ट्रैक्टिंग विद द एलियन एनिमी। इज इट वेरी क्लियर गाइस? मैं चाहूंगा इसके डिसीजंस पढ़ लो फटाफट।
चलो पढ़ लिया सबने बच्चों, याद आ रहा है सबको? एवरीबडी यस और नो? फिर थर्ड वाले केस के ऊपर हम गए थे, कौन सा था? जोन्स वर्सेस लिपमैन एंड गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होन, दोनों कंबाइन किए थे ना, बोलो हाँ है ना? जोन्स वर्सेस लिपमैन केस में क्या हुआ था? इसके लिए मैंने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल दिया था, हॉर्स वाला, रीसेल ऑफ ऑलरेडी सोल्ड गुड्स, याद है? अगर आपने ऑलरेडी किसी को सेल किए हैं गुड्स, वो वापस से रीसेल कर दिए। गजनी जैसे बैठे रहते हो, इधर गया वो? बंदी हो गया। हाँ, ये वाला था क्या? ये वाला था, हेमिया वाला था क्या? ये वाला था ना? याद आया? मैंने आपको इसके पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेसिस दिया था जोन्स वर्सेस लिपमैन के लिए, घोड़ा देख के बराबर याद आया होगा। हाँ लिख लो। तो सबसे पहले हमने देखा था, पता नहीं मेरे को, हेमिया यशा, तो हेमिया हेमिया ने एक घोड़ा ऑलरेडी यशा को बेचा था, लेकिन बाद में पूना ने सेम घोड़े के लिए एक्स्ट्रा प्राइस पे किया। यशा ने 5 लाख दिया था, पूना ने 10 लाख दिया, तो हेमिया ने सेम घोड़े को पूना को बेच दिया। मुझे एक बात बताओ, घोड़े का टाइटल किसके पास जाएगा? जोर से बोलो, किसके पास जाएगा? पूना के पास। बोलो हाँ या ना? बिकॉज उसने घोड़ा कैसे परचेस किया है? गुड फे। क्लियर है कंसेप्ट सबको? ऐसा नो? इसी प्रिंसिपल के ऊपर हमारा जोन्स वर्सेस लिपमैन था। लिपमैन के पास एक लैंड थी जो उसने सेल की जोन्स नाम के बंदे को, पर बाद में उसको पता चला कि उसने मार्केट रेट से कई सस्ते रेट में लैंड को सेल किया है, तो अब लैंड को बचाना चाहता है। लैंड को बचाना चाहता है, मैंने आपको बोला था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो प्रिंसिपल लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में सेम प्रिंसिपल लगता है। तो लिपमैन ने लैंड को बचाने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन किया, और वो कंपनी के फॉर्मेशन के ऊपर उसने लैंड को सेल कर दिया। ठीक है? अब एक्चुअली प्रिंसिपल वाइज देखा जाए तो जैसे इधर पुनिया को ओनरशिप मिला था घोड़े का, वैसे एक्चुअली कंपनी को ओनरशिप मिलना चाहिए था लैंड का, और कंपनी को ओनरशिप मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि जब आप इस कंपनी का पर्दा उठा के देखोगे तो आपको कौन नजर आएगा? लिपमैन, जिसकी वजह से आपका गुड फेथ प्रूव हो नहीं सकता। याद आया सबको? जोर से बोलो सर नो। ये फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट वाला केस था। इज इट वेरी क्लियर? और साथ में मैंने एक और केस आपको समझाया था, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न वाला, याद है? सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न में क्या हुआ? गिलफोर्ड मोटर कंपनी का इकलौता एक एम्प्लॉय था जो था होन, और होन ने कंपनी से जब रिजाइन किया तो होन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाला था कि वो कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर सकता। याद है? कंपनी के कस्टमर को डायरेक्ट सॉलिसिटेशन नहीं कर सकता। तो होन ने क्या किया? कंपनी बनाई मॉर्गन, और मॉर्गन कंपनी के नाम पे ओल्ड ओनर, ओल्ड एम्प्लॉयर गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को सॉलिसिट किया। मुझे एक बात बताओ, अब ये जो मॉर्गन कंपनी बनाई है, किस बात के लिए बनाई? बिजनेस करने के लिए बनाई है या ओल्ड कस्टमर्स को सॉलिसिट करने के लिए बनाई है? तो ऐसे केस में मॉर्गन कंपनी का पर्दा उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा? और पीछे आपको कौन दिखेगा? होन। तो ये दोनों सिचुएशंस को मैंने केस लॉ के अंदर लिख के दिया है, मैं चाहूंगा एक बार रीड करें। गो फॉर इट फास्ट। याद आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आ रहे केसेस दिखे ना? हाँ है ना? पढ़ लिया सबने? इसके बाद और कौन सा केस देखा था बताओ? मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट कंपनी वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। ठीक है? बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान। हमने केस देखा था, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी था, होल्डिंग कंपनी, इसने उस वक्त लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। अभी का जो आरटीओ है वैसे उस वक्त क्या था? ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। और कंपनी के नॉन कंप्लायंस से आरटीओ ने लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया, तो कंपनी ने क्या किया? सब्सिडरी कंपनी बनाई और उसके नाम पे लाइसेंस लेने की कोशिश की। तो ऑब्वियसली लाइसेंस मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि सब्सिडरी का पर्दा उठा के देखो तो पीछे कौन है? होल्डिंग कंपनी, जो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। इज इट वेरी क्लियर? यस और नो? और इसके साथ में एक और केस मैंने फूड और ड्रग लाइसेंस का दिया था, कॉर्नर्स वर्सेस कॉर्नर्स। कि कॉर्नर्स कंपनी ने भैया फूड ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, नहीं मिला, सब्सिडरी के नाम पे वापस रीअप्लाई किया, मिलेगा क्या? नहीं।
इज इट वेरी क्लियर? सिर्फ उसमें होल्डिंग सब्सिडरी नहीं था, कॉर्नर प्रमोटर था जिसने पर्सनल नाम से अप्लाई किया, तो उसको फूड ड्रग लाइसेंस नहीं मिला, तो उसने कंपनी बना के अप्लाई किया, वो भी नहीं मिलेगा ना। पर्दा उठाओ तो पीछे पर्सन तो सेम है ना गाइस। इज इट वेरी क्लियर गाइस? एक बार रीड कर लो, गो फॉर इट फास्ट। डन पक्का? लास्ट केस कौन सा देखा था? वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज। इसके लिए मैंने आपको ग्लोबल ज्ञान दिया था, प्रोविडेंट फंड एक्ट, बोनस एक्ट वगैरह का। अगर आपको याद होगा तो प्रोविडेंट फंड और बोनस एक्ट किसको लगता है? जिनके यहाँ पे उस वक्त 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉइज होते थे। याद आ रहा है? 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए तो पीएफ पे करना पड़ता था, 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए तो बोनस पे करना पड़ता था। याद आया? तो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया? होल्डिंग कंपनी ने खुद के नाम पे 19 एम्प्लॉय रख लिए, और जब इसको लगा कि 20वां एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे तो बोनस और पीएफ का खर्चा जबरदस्ती आ जाएगा, तो कंपनी ने क्या किया? सब्सिडरी कंपनी अपॉइंट की और सब्सिडरी कंपनी के नाम पे नए एम्प्लॉय लिए। क्योंकि सी बोनस और वर्क जो बोनस और पीएफ का पेमेंट है कब करना पड़ता है? जब आपकी कंपनी के रोल एनरोलमेंट पे कितने एम्प्लॉइज दिखते हैं? 20। अब इसने 19 रखे, 20वां रखते तो पेमेंट आ जाता था ना बेटा, खर्चा बढ़ जाता था। बोलो हाँ या ना? तो इसने किया क्या? इसने सब्सिडरी बनाई, उसके नाम पे और एम्प्लॉय लिए। ऐसा तो चेन बन जाएगी ना गाइस। इज इट वेरी क्लियर? तो ऐसे कि इसमें क्या ये कंपनी जो सब्सिडरी वो रियल में है, या इसका पर्दा उठाने के बाद आपको होल्डिंग नहीं दिखेगी? पर्दा उठाने के बाद कौन देखेगी? होल्डिंग। दैट्स व्हाई इन सच अ सिचुएशन क्रिएशन ऑफ सच अ कंपनी इज वॉइड। सबको समझ में आ रहा है? रीड कर लीजिए। डन एवरीवन? बोलो हाँ है ना? अभी तक जो पढ़ा है वो सारा याद आ रहा है? पूरा क्लियर हो रहा है? चलो यहाँ हम काफी करते हैं आज। कल हम टाइप्स ऑफ कंपनीज और उसके डेफिनेशन के साथ में शुरू करेंगे। कल या परसों में आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन शुरू होगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म होगा उस दिन अपन एलएलपी के साथ शुरू कर देंगे। इज इट वेरी क्लियर? आज के लिए मैं इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। कितना छोटा लेक्चर लिए, जैसा ही नहीं लगा कुछ।